हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम होम रूल मूवमेंट की क्लास करने वाले हैं और उसके पहले हमने बाल गंगाधर तिलक के विषय में जानकारी हासिल की और आज की इस क्लास में हम एनी बेसेंट के विषय में चर्चा करेंगे। एनी बेसेंट एक विदेशी महिला थी जो हमारे भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी और कार्य क्षेत्र भारत को बनाया। आजीवन भारत में ही ये अपना सामाजिक और राजनीतिक कार्य करती रहीं और यहीं पर इसी धरती पर इन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कुछ प्रमुख विदेशी महिलाएं, तो 3 प्रमुख विदेशी महिलाओं की चर्चा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आती है। 3 महिलाएं हैं विदेशी। बहुत सी महिलाएं भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ी और उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया, अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया। हम एक अलग से चैप्टर करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर लास्ट में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम चूँकि एनी बेसेंट की बात करने जा रहे थे, जो एक विदेशी महिला थी, आयरिश यानी आयरलैंड की एक महिला थी और भारत को इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। तो कुछ और विदेशी महिलाएं हैं, 3 विदेशी महिलाओं की बात की जाती है जिन्होंने इस राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था। तो विदेशी महिलाएं हैं 3। एक थी सिस्टर निवेदिता, सिस्टर निवेदिता जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रेरित हुई थी और भारत आई और यहाँ पर जो है उन्होंने कर्मस्थली अपनी बनाई और यहीं पर वो सामाजिक और राजनीतिक कार्य करती रही। तो ये हैं स्वामी विवेकानंद से प्रेरित थी ये। दूसरी जो प्रमुख महिला जो हैं वो आती हैं मीराबेन। मैडलिन स्लेन, मैडलिन स्लेन इनका नाम था और ये महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित थी और उन्हीं के साथ जो है ये उन्हीं की विचारधारा पर चलते हुए कार्य करती थी। तो ये जो है ये महात्मा गांधी से प्रेरित। तीसरी जो प्रमुख महिला है जिनके विषय में आज हम बात करेंगे, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो भारतीय अध्यात्म से प्रेरित थी और भारत में इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी, उसकी अध्यक्षा बनी और यहीं पर आजीवन कार्य करती रही। तो ये भारतीय अध्यात्म से प्रेरित थी। इन तीनों महिलाओं ने अपना जो कार्य क्षेत्र है वो भारत को चुना। कार्य क्षेत्र भारत को चुना। ये तीनों ही विदेशी महिलाएं हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में इन्होंने अपना भूमिका इन्होंने निभाई और आजीवन भारत में रही एवं भारत को अपनी मातृभूमि कहाया, अपनी मातृभूमि माना तथा यही पंचतत्व में विलीन हो गई। तो आज इस क्लास में हम एनी बेसेंट के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जिसका ये एक भाग है वो है भारत में स्वशासन आंदोलन, जिसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता बाल गंगाधर तिलक के विषय में पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ही लोगों ने होम रूल लीग अलग अलग स्थापित की थी
और जैसा मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पहले की थी और उसके बाद में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि होम रूल लीग की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट मूल रूप से आयरलैंड की महिला थी और आयरलैंड में होम रूल लीग आंदोलन वहाँ पर चलाया जा रहा था और वहीं की होम रूल लीग ने इनको एक सलाह दी थी कि भारत में भी आप इस प्रकार का एक आंदोलन खड़ा कर सकती हैं। और वहीं से प्रेरित होकर के इन्होंने भारत में इस प्रकार का एक संगठन बनाने का प्रयास किया। कांग्रेस के सामने इन्होंने, जब ये राजनीति से जुड़ी 1914 में, तब इन्होंने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह कांग्रेस ने मान्य नहीं किया। कांग्रेस का मानना था कि होम रूल लीग जैसी एक अलग संस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस स्वयं में किसी भी आंदोलन को करने में सक्षम है। और उसने एक स्वयं समिति बनाई कि इस पे हम विचार करेंगे, रूपरेखा तैयार करेंगे। हालांकि काफ़ी समय तक, 6 महीने तक वो समिति कुछ भी निर्णय प्रस्तुत नहीं कर पाई और इसलिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने स्वयं ही होम रूल लीग की स्थापना अलग अलग की थी। कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जब दोनों लोगों का ही उद्देश्य एक ही था, तो फिर अलग अलग लीग की स्थापना क्यों की गई? तो कुछ वैचारिक मतभेद थे दोनों टीम में, इसीलिए बाकी उद्देश्य समान थे और मिल करके काम किया। सिर्फ और सिर्फ उनके जो है कार्यालय अलग थे, बाकी किसी भी प्रकार का उद्देश्य में कोई भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। तो विदेशी महिलाओं में एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी। आयरलैंड में 1847 में इनका जन्म हुआ, वहीं पर पली बढ़ी। उसके बाद ये लंदन पहुंची और लंदन में इन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन वहीं लंदन में ये बिता रही थी। विवाह हुआ, 2 बच्चे हुए, लेकिन पति से अनबन हो गई और इन्होंने तलाक लेकर के अपने आप को सामाजिक जीवन से जोड़ा। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, इसीलिए ये अपने लेखन कार्य में एक अच्छी वक्ता, अच्छी श्रोता और अच्छी लेखिका थी। लेखन कार्य से इन्होंने अपने जीवन यापन को चालू रखा। तो अगर हम जन्म की बात करें, जन्म इनका आयरलैंड में हुआ था। 1847। प्रारंभिक जीवन इंग्लैंड में बीता। विवाह हुआ, 2 इनके बच्चे हैं, उसके बाद तलाक हो गया। तलाक के बाद में दोनों बच्चों को कानून का सहारा लेते हुए इनके पति ने हासिल कर लिया और इन्हें अकेला छोड़ दिया। आर्थिक तंगी भी थी, अपनी लेखन शैली के द्वारा इन्होंने अपना जो है गुजारा करना प्रारंभ किया। उन्हीं दिनों 1875 में थियोसोफिकल सोसाइटी थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है वो 2 लोगों ने की थी। एक थी मैडम H.P. ब्लावात्स्की, ये एक रूसी महिला थी, और दूसरे थे कर्नल आलकाट, ये अमेरिकी थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की थी और इसके बाद इस सोसाइटी का जो कार्य क्षेत्र है वो भारत को बनाया गया। 1879 में बम्बई को मुख्यालय बना दिया गया और 1882 में अड्यार मद्रास को प्रधान कार्यालय बनाया गया।
ये एक अध्यात्म से संबंधित सोसाइटी थी और भारत में जो है भारतीय अध्यात्म पर जो है ये बहुत अच्छा कार्य कर रही थी। एक पीछे की क्लास में हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के विषय में इनकी क्या विचारधारा थी, किस प्रकार के कार्य ये करते थे, उस पे बात हम कर चुके हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की चर्चा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आगे जब हम स्वशासन मूवमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें जो एनी बेसेंट की लीग है, यानी होम रूल लीग जो एनी बेसेंट के द्वारा बनाई जाती है, उसका मुख्यालय जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था उसी को बनाया जाता है, क्योंकि ये उससे जुड़ी हुई थी, उसकी अध्यक्ष हो चुकी थी उस समय तक, तो उसी को ये मुख्यालय बनाती है। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जितनी भी शाखाएं थी देश में, वो सब ऑटोमेटिक जो है वो होम रूल लीग की शाखाएं बन जाती हैं। जबकि जो तिलक जी के द्वारा स्थापित था होम रूल लीग, वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय था और वहाँ भी बम्बई जो है उसमें जो है एनी बेसेंट का कार्य क्षेत्र था। तो उस पर हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी है जिसकी स्थापना तो एनी बेसेंट ने नहीं की थी, लेकिन आगे चल करके एनी बेसेंट ही इस सोसाइटी की सर्वे सर्वा बन जाएंगी। ये इस सोसाइटी से जुड़ी लंदन में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य के रूप में जो है इनकी उसमें एंट्री हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। यानी लंदन में कुछ इनके परिचित व्यक्तियों ने इस सोसाइटी के विषय में बताया और भारतीय अध्यात्म की तरफ ये आकर्षित थी, इसीलिए इन्होंने इस सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया, उसकी सदस्य बन गई और 1893 में ये भारत आई। 1893 में ये भारत आई और उसके बाद में आपको पता है कि 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जो है हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो ये यहाँ जुड़ने के बाद में 1893 में भारत आगमन हुआ इनका, भारत आगमन हुआ। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से जुड़ करके एनी बेसेंट जो है वो भारत आई और 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से ये जो है विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में हो रहा था वहाँ पर ये भाग लेती हैं। तो 1893 में शिकागो बहुत फेमस सम्मेलन था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ने भी हिस्सा लिया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त और किसने जो है भारत से जाकर के वहाँ पर हिस्सेदारी ली थी, तो वो थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वहाँ से वापस आई और ये पुनः जो है और ज़्यादा आकर्षित हो चुकी थी भारतीय अध्यात्म की तरफ और इसी थियोसॉफिकल से जो जुड़ करके इन्होंने अपना कार्य यहाँ पर प्रारंभ किया और उसके बाद में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की। यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ करके यहाँ पर एक कॉलेज की स्थापना की गई। 1898 में काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह काशी के महाराज थे, प्रभु नारायण सिंह से जमीन प्राप्त की। और इसी जमीन पे बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो आगे चल करके बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय BHU बना और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से जो है इस कॉलेज के जो है विश्वविद्यालय में तब्दील होने की प्रक्रिया पूर्ण हो पाई। एक्चुअल में हुआ ये था कि मदन मोहन मालवीय जी एक विश्वविद्यालय बनाने की जो है योजना बना रहे थे और सरकार में उनके अच्छे संपर्क थे। 1915 में और 16 में 1915 में जो है एक अधिनियम के द्वारा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने का प्राविधान आया था और 1916 में जो है ये विश्वविद्यालय बन गया था। तो ये कैसे हुआ, ये विद्यालय किस प्रकार से विश्वविद्यालय बना? जो मदन मोहन मालवीय जी हैं वो विश्वविद्यालय बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए एक शर्त थी कि पहले से एक कॉलेज होना चाहिए। तो अचानक से किसी कॉलेज को नहीं स्थापित किया जा सकता था। तो एनी बेसेंट भी जो है इस प्रकार का एक विश्वविद्यालय चाह रही थी। इनकी आपस में मुलाकात हुई। एनी बेसेंट ने बताया कि कॉलेज तो है मेरे पास, लेकिन मैं इसको विश्वविद्यालय बनवाने के लिए उतने संसाधन नहीं है मेरे पास। मदन मोहन मालवीय ने प्रयास किया और कॉलेज जो है ये सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ले लिया गया और इसे ही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में तब्दील कर दिया गया था। तो इसी पे आप नोट कर सकते हैं कि 1915-16 में मदन मोहन मालवीय के प्रयास से यह BHU बना। यही जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आ गया और इसके जो मुख्य जो है व्यक्ति जिनका इसमें योगदान है वो हैं मदन मोहन मालवीय। हालांकि जो है एनी बेसेंट का भी इसमें पूरा योगदान है, क्योंकि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना जो कि विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ उसकी स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी 1898 में और इसके लिए ज़मीन जो है वो काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने प्रदान की थी। तो यहाँ तक ये कहानी चलती है। अभी तक जो है एनी बेसेंट सक्रिय राजनीति में नहीं है, ये सामाजिक कार्यकर्त्री हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से इसी तरह शिक्षा, छुआछूत, बाल विवाह, विधवा विवाह एवं समाज में फैली हुई तमाम कुरीतियों के विरोध में और जन जागृति के लिए काम कर रही थी। 1907 में कर्नल आलकाट, जो उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, 1907 में उनकी मृत्यु हो जाती है और 1907 में एनी बेसेंट जो कि सदस्य थीं उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष घोषित किया जाता है। तो अगला जो पॉइंट नोट करेंगे वो 1907 जब ये अध्यक्ष के रूप में थियोसॉफिकल सोसाइटी की आई, तब से इन्होंने अपने क्रियाकलापों को और गति प्रदान की। 1907 कर्नल आलकाट की मृत्यु। कर्नल आलकाट वही हैं जिन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना में सहयोग किया था। ये 1907 के समय में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। कर्नल आलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। उन्नीस सौ सात एक महत्वपूर्ण वर्ष है। कांग्रेस के साथ 1907 में कुछ घटनाएं हो रही थी। कमेंट करके बताएं कि 1907 में कांग्रेस के साथ क्या हुआ। और 1907 में कर्नल आलकाट की मृत्यु के बाद में एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बन गई। इसके बाद भी इनका सामाजिक कार्य चलता रहा। 1913 में इन्होंने लंदन की यात्रा की। 1913 में ये गई लंदन और वहाँ पर जो आयरलैंड में होम रूल मूवमेंट चल रहा था। आयरलैंड जो है वो, आप अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करेंगे तो ब्रिटेन है, आप मैप में देखिएगा, ब्रिटेन के साथ में आपको वहीं पर आयरलैंड भी मिलेगा। तो आयरलैंड में जो है होम रूल मूवमेंट चल रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर स्वशासन चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ भी जो है ब्रिटेन का ही कब्जा था। तो वो वही होम रूल लीग
जो है इनको सजेशन देती है, एनी बेसेंट को सलाह देती है कि भारत में भी आप इस प्रकार का आंदोलन कर सकते हैं। और उस समय तक अनेक देशों को इस प्रकार का जो है अधिकार मिल गया था, जिस प्रकार का स्वशासन बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट चाहती थी। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आयरलैंड में भी सफलता प्राप्त हुई थी। तो भारत के लोग भी वैसा ही आंदोलन चलाना चाह रहे थे। तो एनी बेसेंट को वहाँ पर सलाह दी जो आयरिश होम रूल है उसके द्वारा, और ये वापस भारत आई और इन्होंने जो है इसके लिए प्रयास शुरू किए। तो 1913 अगला जो पड़ाव है 1913 बेसेंट लंदन गई। लंदन में आयरिश होम रूल लीग के द्वारा इन्हें भारत में भी होम रूल लीग की स्थापना की सलाह दी गई। यानी कि वहीं से ये विचार इस प्रकार का लेकर के आई, और पंडित बाल गंगाधर तिलक जो है वो अभी तक जेल में थे जिस समय एनी बेसेंट ये विचार लेकर के भारत आ गई। और 1914 में जो है ये कांग्रेस में शामिल हुई और एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई। इसके पहले भी जो है ये कार्य करती रही थी, लेकिन सक्रिय राजनीति में 1914 से इनका पदार्पण होता है। 1914 में बेसेंट सक्रिय राजनीति में आ गई। और कांग्रेस से जुड़ गई। उन्नीस सौ 14 का समय विश्व युद्ध, बाल गंगाधर तिलक भी रिहा हुए इसी वर्ष। और 1915 में जो अगला अधिवेशन हुआ वहाँ पर एनी बेसेंट ने तुरंत एक प्रस्ताव रख दिया कि इस प्रकार का एक संगठन बनाने का विचार मेरा मन है और इस प्रकार का मैं होम रूल मूवमेंट चलाना चाहती हूँ। तो 1915 का जो अधिवेशन हुआ अगला 1915 कांग्रेस अधिवेशन, जहाँ पे अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अधिवेशन में बेसेंट ने होम रूल लीग बनाने का प्रस्ताव वहां पे इन्होंने प्रस्ताव रख दिया। कांग्रेस के अनेक सदस्यों ने इनको अति राष्ट्रवादी कहा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का जो है कोई संगठन बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो विश्व युद्ध चल रहा है, दूसरी चीज़ है कांग्रेस अभी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना चाह रही है, और कांग्रेस के होते हुए इस प्रकार से एक अलग संगठन बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि जो कारण बेसेंट ने बताए थे उन पर विचार करने के लिए कांग्रेस ने स्वतः ही एक समिति बनाई स्वतः ही, और कहा कि ये समिति अपनी रिपोर्ट देगी, उसके आधार पर आगे कार्य किया जाएगा। लेकिन 6 माह तक कोई भी रिपोर्ट उस समिति ने नहीं दी, और फिर जो है बाल गंगाधर तिलक जो कि एनी बेसेंट के इस प्रस्ताव से जो है वो समर्थन कर रहे थे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक भी इसी प्रकार का एक संगठन बनाने का विचार बना चुके थे। तो वो चाहते थे कि जो है इस प्रकार की स्थापना की जाए। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोगों ने व्यक्तिगत रूप से फिर स्वयं से ही होम रूल लीग की स्थापना की। तो इस प्रकार का प्रस्ताव इन्होंने पेश किया, लेकिन अस्वीकृत हो गया। ये क्यों अस्वीकृत हो गया ये मैंने आपको समझा दिया। तो अस्वीकृत होने के बाद 1916 में एनी बेसेंट और
बाल गंगाधर तिलक ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने पहले किया था। बाल गंगाधर तिलक इन्होंने कर दिया 28 अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट इन्होंने किया 1 सितंबर 1916। तो इस प्रकार से होम रूल लीग की स्थापना जो है अलग अलग दोनों लोगों ने की। इसी लीग और इसके आंदोलन पे हम अगले चैप्टर में पूरा डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर आपने देखा कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, और ये बम्बई में हुआ था। और बम्बई ये अधिवेशन जो है, मुस्लिम लीग भी अब साथ ही में अधिवेशन करने लगी थी 1915 से। एनी बेसेंट ने 2 पत्रिकाओं का प्रयोग किया। 2 पत्रिकाएं इनकी प्रमुख पत्रिकाएं हैं, और कुछ पुस्तकें भी जो है इनकी बहुत चर्चित हैं, उन पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो 2 पत्रिकाएं और 3-4 पुस्तकें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं, वो देखें। इनकी पुस्तकें हैं, पहली पुस्तक है इनकी एक वेकअप इंडिया, यानी भारतीयों जागो। भारत में ये उनकी आध्यात्मिक और जो सांस्कृतिक परंपराएं थी उनको जागृत करना चाहती थी। भारतीयों में उनकी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य ये करती थी। उसी के संबंध में वेकअप इंडिया इन्होंने पुस्तक भी एक लिखी थी। और एक पुस्तक इनकी थी द इंडियन आइडियल्स। द इंडियन आइडियल्स, इंडिया ए नेशन। इंडिया ए नेशन में भारत को अपनी मातृभूमि इन्होंने स्वीकार किया था। भारत को अपनी मातृभूमि बताया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इस पुस्तक में एनी बेसेंट ने अपनी मातृभूमि भारत को कहा है। तो पुस्तक थी इंडिया ए नेशन, द इंडियन आइडियल्स, वेकअप इंडिया, और हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम। हाउ इंडिया फाट फॉर फ्रीडम, ये भी एक पुस्तक है इनकी। और इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भगवत गीता का मराठी में अनुवाद किया था, एनी बेसेंट ने उसका अनुवाद अंग्रेजी में किया था। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। तो ये कुछ इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। और 2 पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं इनकी। पत्रिकाएं भी 1914 में स्टार्ट की गई थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, अंग्रेजी पत्रिकाएं थी ये, और साप्ताहिक थी, दोनों ही अंग्रेजी पत्रिकाएं थी और साप्ताहिक थी। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इसी में जो है एनी बेसेंट अपने विचारों को लिखती थी। और पूरा जो होम रूल मूवमेंट का संचालन है वो इन्हीं पत्रिकाओं के द्वारा ही निर्देशों के माध्यम से किया गया था। तो पुस्तकें और 2 पत्रिकाएं हैं। एनी बेसेंट जो है जब होम रूल मूवमेंट को चलाई
उसके बाद ये इतना ज़्यादा लोकप्रिय हो गई क्योंकि इनको गिरफ्तार किया गया। और जब इनको गिरफ्तार किया गया तो प्रारंभ में जब कांग्रेस ने इस प्रकार के मूवमेंट के लिए मना कर दिया था, लेकिन जब एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया उसके बाद नरम दल के सभी प्रमुख नेता जो है एनी बेसेंट की लीग से जुड़ गए। महात्मा गांधी ने भी अपना समर्थन दे दिया और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा हो गया था। एनी बेसेंट इतना लोकप्रिय हो गई थी कि 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्वयं ही एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा और 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जो कि अध्यक्ष बनी। तो वो भी इनकी एक उपलब्धि है, उसको भी नोट करेंगे। हालांकि होम रूल मूवमेंट के विषय में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। 1917 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक के प्रस्ताव पर एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया। एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया और ख़ास बात यह है कि ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस में किसी भी अधिवेशन में पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया था, वो थी एनी बेसेंट 1917 में। हालांकि जब कभी क्वेश्चन आएगा कि प्रथम भारतीय कौन महिला थी, क्योंकि ये विदेश की महिला थी ना, तो प्रथम भारतीय महिला जो है वो सरोजिनी नायडू हैं, जो आगे चल करके भी कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष बनेंगी। तो प्रथम महिला के रूप में यही है, प्रथम विदेशी महिला भी यही है, लेकिन अगर भारतीय लगा करके प्रश्न आएगा तब सरोजिनी नायडू आंसर सही हो जाएगा। 1917 में ये अध्यक्ष बनी। उसके बाद में कुछ इनके विचारों में परिवर्तन हुआ और असहयोग आंदोलन के समय में गांधी जी के विचारों से थोड़ा सा इनका मतभेद हो गया था, क्योंकि जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन की विचारधारा थी उससे जो है एनी बेसेंट सहमत नहीं थी। उस पर भी हम पूरा डिस्कस करेंगे। असहयोग आंदोलन को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम देखेंगे कौन कौन से नेताओं के क्या क्या पक्ष थे और क्या क्या विचार थे, तो वो सब वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। 1933 में जो है 1924 में इन्होंने सक्रिय राजनीति से जो है संन्यास ले लिया था। 1914 में आई थी और 1924 में बेलगाम में जो है इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये कमेंट करके क्वेश्चन बताएं। हालांकि आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा, अगर आपको पता है तो बताइए। 1924 में बेलगाम में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और 1933 में मद्रास में मृत्यु हो गई इनकी। तो इस प्रकार से एनी बेसेंट का ये पूरा एक खाका बनाया हमने, जिसमें उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अगर इनके जीवन पे आपको कुछ लिखने के लिए प्रश्न दिया जाता है, जैसा कि सिलेबस में भारत के जो महान व्यक्तित्व हैं उन पे भी आपको पढ़ना होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं।